बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर ने स्टिक वगैरह ले ली और एक्चुअली में वो पोस्टर बहुत अच्छा था, एक प्रोफेशनल पोस्टर था कि जब जनरल बाजवा ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो वो अपनी जगह के ऊपर खड़ा रहा। ये बताता है कि एक बंदे के अंदर सोल्जर की एबिलिटीज वगैरह है और वो अपनी सोल्जर के ऑनर को, कोड को, इंटेग्रिटी को इंटेक्ट रखना चाहता है, वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ये वो चीज थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई कि आपको कोई भी गले लगाने की कोशिश करे लेकिन आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका दिखना चाहिए। बहरहाल ये तो जनरल आसिम मुनीर की एक प्लस पॉइंट हो गई। अब इसके अलावा हम आते हैं कोल्ड रियलिस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर के जो कि हो रही है, उसमें जनरल आसिम मुनीर कहां पर फिट होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है जनरल आसिम मुनीर से। अब जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतनी ज्यादा मायूसी होती है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की कैपेसिटी के हवाले से अभी ज्यादा इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल आसिम मुनीर नए नए आर्मी चीफ बने हैं। अब जो बंदा नया आर्मी चीफ बना होता है ना तो उसको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आप जब भी पोस्टिंग लेते हैं और नई जॉब के ऊपर जाते हैं तो आपको अंदर एक नर्वसनेस होती है, एक एंग्जाइटी होती है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। आपके पास लीगल एडवाइजर्स नहीं होते। सो ये वो चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ती है। और जो जनरल होता है ना वो जनरल की रैंक से प्रमोट होकर आर्मी चीफ बन जाता है ना, तो आर्मी चीफ बनने के बाद उसको थोड़ा टाइम लगता है कि अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए। जनरल बाजवा में भी पहले ये एंग्जाइटी, ये फियर, ये सब कुछ था क्योंकि जनरल बाजवा भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन एक्चुअली में जनरल बाजवा का डर खत्म ऐसे हो गया कि इसने जितनी भी चालें वगैरह खेलना शुरू कर दी वो सब की सब चालों में कामयाब होता गया। अल्टीमेटली ये हुआ कि ये और ज्यादा मजबूत होता गया और ताकतवर होता गया। अल्टीमेटली इस बंदे का जो पावर था वो हमने देख लिया, जो इसने पाकिस्तान के अंदर फाशिज्म किया पिछले 6 माह के अंदर। इसमें सबसे बड़ी खामी फौज की है कि उसने ऐसे जनरल को प्रमोट क्यों होने दिया जो कि आर्मी चीफ बन जाए। उसके बाद सबसे बड़ी खामी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि जिसने इसको पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया और उसको अपने ओहदे से क्यों नहीं हटाया। ये 2 खामियां हैं। इसके बाद जो तीसरी खामी आती है वो पाकिस्तानी अवाम की आती है, पाकिस्तानी कोर्ट की आती है। वो ये आती है कि जब इसने पाकिस्तान के अंदर फैशिज्म फैलाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम उस ताकत से क्यों नहीं उठी। पाकिस्तानी अवाम उठी, पाकिस्तानी अवाम लड़ी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम लीडरलेस थी। लीडरलेस क्यों थी पाकिस्तानी अवाम, ये सोचना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार पीटीआई लड़ाई थी, पीटीआई ने घंटा लड़ाई की है। यार कोई खुदा का खौफ करे जो बोले कि पीटीआई ने लड़ाई की है, खुदा का खौफ करे। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया के लोग, कुछ आजाद लोग जो अपने बलबूते पर अपनी ताकत के ऊपर खड़े होकर लड़ पड़े जनरल बाजवा से और इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप से। वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास थी, वो पाकिस्तान की फैमिलीज थी, वो पाकिस्तान की मीडिया के कुछ ऐसे सेगमेंट थे, वो पाकिस्तान की वकला के कुछ ऐसे सेगमेंट थे। बाकी तो सारे के सारे लेट गए थे। पीटीआई कहां लड़ी है यार जनरल बाजवा से। ये वो चीज है जिसका आपको फैक्चुअल एनालिसिस करना चाहिए कि हम इमरान खान को बहादुर बहादुर बोलते हैं तो थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए कि भाईजान आपने जनरल बाजवा को गर्दन से क्यों नहीं दबोचा। ये एबिलिटी तो एक प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए ना कि अगर कोई आर्मी चीफ उसे आंखें दिखाए, उस आर्मी चीफ की आंखें नोच ले प्राइम मिनिस्टर। सो ये एबिलिटी तो एक वजीर आजम में होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान को किस तरह से बाजवा ने बेवकूफ बनाया। नवाज शरीफ को भी बेवकूफ बनाने चला था जनरल बाजवा, लेकिन नवाज शरीफ ने उसकी एक नहीं सुनी और किस तरह से कान से पकड़ के उसको घर का रास्ता दिखा दिया नवाज शरीफ ने और जनरल आसिम मुनीर को लगा दिया। ये बात तो आपको नवाज शरीफ की माननी पड़ेगी कि उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। भले वो लंदन फिरता रहा हो लेकिन उसने अपनी बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अहमद नूरानी के थ्रू स्टोरी करवा दी कि ये देखो कितना करप्ट है और देखो हमें आंखें दिखा रहा है। सो नवाज शरीफ के ब्लैकमेलिंग स्किल्स तो आप सबको मानने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कितनी भी इमरान खान से मोहब्बत कर ले, नवाज शरीफ से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जनरल बाजवा को घर का रास्ता नवाज शरीफ ने दिखाया। बहरहाल जनरल बाजवा कलेक्टिव फेल्यूर ऑफ सोसाइटी है। फौज का भी फेल्यूर है, पाकिस्तान जुडिशरी का भी फेल्यूर है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप का भी फेल्यूर है, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी का भी फेल्यूर है। ये कलेक्टिव फेल्यूर ऑफ सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि जनरल बाजवा कोई इतना ताकतवर शख्स था, 1-2% का जनरल था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसको हमने बाप बनाया। उसके बाद हमने उसके जितने भी एम्बिशन है उसको चेक में नहीं रखा, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, जिसकी वजह से उसने ये सारी की सारी करतूतें कर ली। अब ये वो चीजें हैं जो हमने इस आर्मी चीफ के साथ बिल्कुल भी नहीं होने देनी। इस आर्मी चीफ को पहले दिन से अंडर चेक रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी रखनी है, बिल्कुल चेक रखना है। जिस दिन ये एक इलीगल काम करने की कोशिश करेगा उसी दिन हमने इसको पकड़ लेना है। अगर हमने इसको छोड़ दिया और इसको अनअकाउंटेबल रहने दिया जैसे हमने जनरल बाजवा को रहने दिया था तो ये जनरल बाजवा से भी बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। इसलिए नहीं कि इसकी शख्सियत में ऐसी चीजें जैसी जनरल बाजवा की शख्सियत में। एक्चुअली में पावर करप्ट, ताकत होती है ना वो करप्ट करना शुरू कर देती है। ताकत जब आपको बताती है कि तुम ये भी कर सकते हो, बच सकते हो, तुम ये भी करके बच सकते हो, तो फिर आपके अंदर करप्शन वगैरह पैदा हो जाती है। आप कितने ही मासूम क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर है तो आपके अंदर करप्शन आ ही जाती है। अब आते हैं मरियम नवाज के टोले के ऊपर। मरियम नवाज के टोला बड़ी अच्छी प्लानिंग करे। वो कह रहा है कि हम जनरल आसिम
मुनीर को अपना बंदा बना लेंगे, मरियम अपना जादू चलाने के चक्कर में हम इसको करप्ट कर देंगे, हम इसको पैसे देंगे और भी जितनी भी ऑफर्स होंगी हम सब कुछ देंगे और इससे हम वो काम लेंगे जो इसको पता भी नहीं होगा। इसके ऊपर मुझे एक मिसाल याद आ रही है, बड़ी पुरानी मिसाल है। मैंने किसी टाइम के ऊपर एक किताब पढ़ी थी, दास्तान ईमान फरोशों की। ये किताब है तकरीबन 200 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है, दास्तान ईमान फरोशों की। इसके अंदर सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से बहुत ज्यादा किस्से लिखे हुए हैं। अब ये एक फिक्शनल भी है, एक रियल स्टोरी भी है, मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत फिक्शन भी ऐड किया गया है, इसके अंदर थोड़ा बहुत रियलिज्म भी ऐड किया हुआ है जो हकीकत से बिल्कुल मैच भी करता है। दास्तान ईमान फरोशों के अंदर लिखा हुआ था कि जब सलाउद्दीन अयूबी गवर्नर इजिप्ट मुकर्रर होता है और वहां पर जाता है तो वहां पर देखता है कि वहां पर एक कमांडर होता था, आर्मी चीफ वहां का। उस आर्मी चीफ का नाम होता था नाजी। नाजी एक तरह से फौज को डिवाइड किए हुए था। नाजी ने यह किया हुआ था कि मिस्री फौज को अलग रखा हुआ था और सूडानी फौज को अलग रखा हुआ था। मिस्री फौज दो हिस्सों के ऊपर डिपेंड करती थी, एक सूडानी फौज के ऊपर, एक मिस्र के अपने बंदों के ऊपर, और कुछ हिस्सा कुर्दों की फौज का होता था। अब नाजी क्या करता था कि उसने दो हिस्सों को डिवाइड किया हुआ था और सूडानी फौज को अपने कब्जे में रखा हुआ था। जब भी फौज के अंदर ट्रांसफर प्रमोशन होती तो वो सूडानी फौज को आगे कर देता और मिस्री फौज को दबाने की कोशिश करता। नाजी बेसिकली फौज के ऊपर ऐसे काबिज था जैसे जनरल बाजवा। सो जब सलाउद्दीन अयूबी आया और सलाउद्दीन अयूबी आकर बैठा गवर्नर की कुर्सी पर, तो नाजी ने उसके सामने शराब पेश की, खाने पीने की चीजें पेश की। सलाउद्दीन अयूबी परेशान हो गया, उसने कहा कि यार रियासत की हालत तो बड़ी पतली है, इतना ज्यादा खाना क्यों पेश कर रहे हो मेरे सामने। उसके बाद कहा आप हुजूर जो कहेंगे वो करेंगे, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद नाजी को कहा कि यार तुम जाओ थोड़ा मैं काम कर लूं। उसके बाद नाजी को फिर से बुलाया और उसे कहा कि मुझे फौजियों का मुआयना करना है, तुम छावनियों का रास्ता दिखाओ। नाजी ने कहा आप बिल्कुल चले। उसके बाद एक छोटी सी रोटी ली, उसके अंदर थोड़ा सा सालन लिया और सलाउद्दीन अयूबी रास्ते में वो खता हुआ चलता गया और फौजियों का मुआयना करने लगा। अब वो फौजी छावनी के अंदर देखे तो सारे अयाश बैठे हुए थे, मतलब बाजुए बाजुए बैठे हुए थे वहां पर। हर फौजी की छावनी के अंदर देखे तो उसके पास 3 औरतें, 4 औरतें, 2 औरतें, मतलब औरतों की भरमार पड़ी हुई थी फौजी छावनी के अंदर। तो वो नाजी से पूछता है कि ये क्या तमाशा हो रहा है कि फौज की छावनी के अंदर इन औरतों का क्या काम। तो नाजी ने कहा कि सिपाहियों के मनोरंजन के लिए रखी हुई है, सिपाहियों को खुश करने के लिए रखे हुए हैं, अगर सिपाही खुश नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। सलाउद्दीन अयूबी ने कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि आगे चलते हैं। उसके बाद नाजी ने कहा कि शाम को आपके लिए दावत है, आप मेहरबानी करके आइएगा। अब सलाउद्दीन अयूबी भी खामोशी से देख रहा था कि नाजी के इरादे क्या है, नाजी चाहता क्या है मुझसे। सलाउद्दीन अयूबी बड़ा समझदार आदमी था। अब वो चुपचाप करके देख रहा था कि नाजी ने इसको रात को बुलाया, इसकी दावत की, इसके सामने वो तमाशे किए औरतों के हवाले से कि सलाउद्दीन अयूबी सब समझ गया कि ये क्या हो रहा था। शराबे भी पी रहे थे फौजी, ये तमाशे भी लग रहे थे औरतों के हवाले से। सो नाजी को सब कुछ देखकर सलाउद्दीन अयूबी सब कुछ समझ गया। उसके बाद गया और कहा कि इस नाजी को मुझे हटाना है, और सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी को हटाने का फैसला कर लिया। जैसे ही नाजी को हटाकर दूसरा कमांडर रखा तो सारे के सारे सूडानी फौजी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम बगावत कर देंगे, हम ये नहीं मानेंगे, आपने नाजी को क्यों हटाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। उसके बाद कहा कि चलो ठीक है मैं नाजी को रख लेता हूँ, लेकिन एक शर्त के ऊपर, आप फला शहर पर जाकर हमला कीजिए, सूडानी फौज से कहा, और उसको अगर जीत के ले आए तो मैं आपको नाजी वापस कर दूंगा और नाजी आपका कमांडर दोबारा से मुकर्रर कर दूंगा। अब ये मिस्र से थोड़ा सा नीचे वाला शहर था, कायरो से नीचे वाला, वहां पर उसे कहा गया लड़ने के लिए। अब वो सूडानी फौज बड़ी चालाक थी, उसे पता था कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना, हम उनके साथ थोड़ी बहुत टक्कर लेकर वापस लौट के आएंगे। जैसे ही सूडानी फौज वहां पर गई लड़ने के लिए और वो वहां पर थोड़ा बहुत तमाशा करके लौट कर आ रही थी कि हम लड़कर आ गए और इन कबाइलियों को भगा कर आ गए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर कुछ कबाइली थे जो मिस्र की सरहद के ऊपर थे, जो ईसाइयों से मिले हुए थे, जो सलाउद्दीन अयूबी की मिस्री गवर्नमेंट को तंग कर रहे थे। सो सूडानी फौज उनको भगाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन सूडानी फौज ने उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसे कहा बस थोड़ा सा तुम आगे चले जाओ और हम वापस चले जाते। सलाउद्दीन अयूबी को ये सब कुछ पता था। अब जैसे ही ये फौज मिस्र के करीब आती है, कायरो के करीब आती है, सलाउद्दीन अयूबी 12,000 फौज लेकर तलवारों से खड़ा होकर इंतजार कर रहा था इन सारी की सारी सूडानी फौज का। जैसे ही सूडानी फौज वापस आती है रात के टाइम के ऊपर, सारी की सारी सूडानी फौज का सर काट दिया सलाउद्दीन अयूबी ने, अपनी फौज का सर काट दिया सलाउद्दीन अयूबी ने। उसने वहां पर एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसने कहा था कि जो फौज अयाश हो कबर ही उसका मुकद्दर होना चाहिए। सो इसी तरह से पूरी की पूरी 34,000 की सूडानी फौज की लाशें उठाकर दफन कर दी मिस्र के रेगिस्तान के अंदर सलाउद्दीन अयूबी ने। उसके बाद उसने एक नई फौज बनाई जो बेहतर फौज थी, जिसने आपको जेरूसलम आजाद करवा के दिया। सो ये वो सबक है जो जनरल आसिम मुनीर को देखना चाहिए। मरियम नवाज का कितना भी जादू क्यों ना हो, अगर आसिम मुनीर के अंदर अपनी करप्शन नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज चाहे कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक और मिसाल देता हूँ आपको, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जैसा जज ना पाकिस्तान की तारीख में पहले आया था, ना पाकिस्तान की तारीख में आने वाले दिनों में आएगा। इस जज ने 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख बदल के रख दी। इस जैसे जजों को तो हमने 5-5 साल के लिए पाकिस्तान
जुडिशरी का जज बना देना चाहिए था। पाकिस्तान के तमाम तर मामले ठीक ठीक हल कर लेता। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने जस्टिस आसिफ सईद खोसा का उस वक्त साथ क्यों नहीं दिया जब उसने जनरल बाजवा को प्रमोशन नहीं लेने दी थी और वो जनरल बाजवा के सामने अड़ गया था। ये वो चीजें हैं जो हमें खुद पूछनी चाहिए कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा का हमने साथ क्यों नहीं दिया था। अगर हम उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा का साथ देते जब वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं लेने दे रहा था तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल किस्मत का करना था सो हो गया और हमें ये सबक भी सिखा गया कि जो आर्मी के बंदे होते हैं जो खुद को इमेज प्रमोशन के चक्कर में पड़ते हैं, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब एक और चीज जो जनरल आसिम मुनीर ने कही है कि मुझे पाकिस्तान आर्मी की इमेज बिल्ड करनी है, रीबिल्ड करनी है, ये आपका काम नहीं है। ये ना आपको करना चाहिए ना आपको इसके हवाले से सोचना चाहिए। आपको अपना काम करना चाहिए। उसके नतीजे में आपको मोहब्बत मिलती है या जिल्लत मिलती है, इसकी परवाह आपको नहीं करनी चाहिए। जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज है वो आपने करनी चाहिए। आप जस्टिस आसिफ सईद खोसा से तो सीख सकते हैं ना, उसको सच बात करने के ऊपर, उसको हक बात करने के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने गालियां दी कि क्यों जुडिशरी एक्टिविज्म दिखा रही है, क्यों फौज को टक्कर दे रही है जुडिशरी। लेकिन आज हम जानते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कितना बेहतरीन फैसला किया था उस टाइम के ऊपर। वक्त ने साबित किया, ईमानदारी वक्त साबित करता है। हम हजरत इमाम हुसैन को क्यों याद करते हैं? उस टाइम के ऊपर तो उन्हें शिकस्त हो चुकी थी, उन्हें शहीद कर दिया गया था। लेकिन वक्त ने साबित किया, तारीख ने गवाही दी कि इमाम हुसैन कितना अच्छा था, यजीज ने कितना जुल्म किया, खाने काबा को जला के रख दिया। अगर इमाम हुसैन के साथ कूफे वाले मिलकर यजीज को रोकने में कामयाब हो जाते तो खाना काबा ना जलता, मदीने में दहशतगर्दी ना होती जो यजीज ने की। तो ये वो चीजें हैं जो वक्त साबित करता है। आर्मी चीफ को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी इमेज अच्छी है या बुरी है। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मरियम नवाज कौन सी ऑफर दे रही है मुझे। उसे ये सोचना चाहिए कि मेरी फौजी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती हैं। मैंने सलाहुद्दीन अयूबी का मिसाल देकर आपको समझा दी है कि अगर जो फौजी करप्ट है तो उसकी गर्दनें उड़ाना, उसको कब्र में गिराना एक आर्मी चीफ का काम होना चाहिए। एक कमांडर की जिम्मेदारी है कि अपनी फौज के अंदर करप्ट लोगों को जिंदा दफन कर दे। ये बुनियादी जिम्मेदारी है कमांडर इन चीफ की। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम जनरल आसिम मुनीर को इस बात के ऊपर जज करेंगे अर्ली इलेक्शन होते हैं नहीं होते, सियासत में दखल अंदाजी करता है नहीं करता। मेरा एक ही बुनियादी मुतालबा है जनरल आसिम मुनीर से, जनरल बाजवा को अरेस्ट कर रहा है या नहीं। अगर जनरल बाजवा को अरेस्ट नहीं कर रहा तो जनरल आसिम मुनीर ने कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की पाकिस्तानी फौज के अंदर। अगर वो करप्शन के खिलाफ है तो सबसे बड़ा करप्ट आदमी जनरल बाजवा है, इसमें किसी को शक नहीं है। और इसकी गर्दन उतार कर ही जनरल आसिम मुनीर एक मजबूत फौज की बुनियाद रख सकता है। इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए नीयत चाहिए, इसके लिए ईमान चाहिए। अगर ये सब कुछ एक कमांडर के अंदर है तो जनरल बाजवा की गर्दन उड़ाना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये वो चीज है जिसके ऊपर मैं जनरल आसिम मुनीर को जज करूंगा। थैंक यू वेरी मच।